ये बात जून 2021 की है। बरेली के एक हॉस्पिटल में समय रात के 11:30 बजे कोविड महामारी के चलते पूरे शहर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल आपातकालीन सुविधाएं चालू थीं। कोरोना से मरने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। आम आदमी ही नहीं बल्कि मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स भी इस महामारी की चपेट में आकर तेजी से मर रहे थे। लेकिन फिर भी देश के तमाम सरकारी डॉक्टर्स अपनी जान को जोखिम में डालकर इस बीमारी से लड़कर मरीजों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश भर के तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने हाथ खड़े कर दिए थे और मरीजों को लूटने वाले प्राइवेट डॉक्टर्स अपने अपने घरों में जान बचाने की गरज से दुबक कर बैठ चुके थे। आज केरूगंज शहर की बाईपास वाली रोड पर प्रवासी मजदूरों से भरी एक पिकअप गाड़ी का एक ऑक्सीजन टैंकर से जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें ड्राइवर सहित 15 मजदूर मौके पर ही दम तोड़ गए थे, जबकि 6 मजदूर बुरी तरह घायल होकर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। सभी लाशों और घायलों को फौरन ही अस्पताल लाया गया और घायलों का तत्काल इलाज शुरू कर दिया गया। एक तरफ कोरोना से जूझ रहे डॉक्टर्स ने दूसरी मुसीबत से निपटने के लिए पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी एक मजदूर को छोड़कर बाकी के 5 मजदूर जिंदगी की जंग हार चुके थे। मुर्दाघर में सभी लाशों को पहुंचा दिया गया और उनका पोस्टमार्टम अगले दिन मुकर्रर किया गया। सभी मजदूर बिहार के रहने वाले थे और भारी किराया अदा करके वापस बिहार लौट रहे थे। मजदूरों के बचे खुचे फोन में मौजूद नंबरों से उनके घर वालों को सूचना दे दी गई। डॉक्टर्स की लाख कोशिश के पश्चात एकमात्र जिंदा मजदूर अब खतरे से बाहर था। उसका नाम श्रीनिवास था और उसकी उम्र 30 के आसपास होती। दुर्घटना में उसका सिर फट गया था और ज्यादा खून बह जाने के कारण वो मरणासन्न अवस्था में पहुंच गया था। डॉक्टरों ने उसके सिर का ऑपरेशन करके और खून चढ़ाकर उसे नई जिंदगी दी थी। वो अभी भी बेहोश था। पुलिस अपना काम करके और डॉक्टर्स का बयान रजिस्टर कर वापस लौट चुकी थी। बाकी का काम मरे हुए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और श्रीनिवास के बयान के बाद होना था। 2 हवलदारों को वहीं ड्यूटी पर छोड़कर इंस्पेक्टर राजेश खत्री वापस पुलिस स्टेशन जा चुका था। कैसी अजीब विडंबना है भाई दिनकर। सैकड़ों लोगों को जान देने वाली ऑक्सीजन ने आज 20 जिंदगियां ली लीं। रात का 11:30 बज रहा था। श्रीनिवास को धीरे धीरे होश आ रहा था। उसके सिर में अभी भी असहनीय पीड़ा हो रही थी। उसने आंखों को खोलना चाहा, लेकिन आंखें शायद सूजन के कारण खुल नहीं पा रही थीं। पानी। श्रीनिवास के होठों से बेहद धीमा और कमजोर स्वर निकला, पर उसकी सुनने वाला वहां कोई नहीं था। उसका गला और होंठ बुरी तरह से सूख रहे थे। प्यास के कारण उसके गले में मानो कांटे उग रहे थे। श्रीनिवास, ओह श्रीनिवास। उक्त स्वर सुनकर श्रीनिवास मन ही मन चौंक उठा। वो स्वर तो उसके चचेरे भाई परम का था। तो क्या परम भी यहीं पर है? इसका मतलब वो भी ठीक है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि परम बच गया, वरना मैं चाची को क्या जवाब देता। उसके कहने पर ही तो चाची ने अपने इकलौते जिगर के टुकड़े को उसके साथ काम करने के लिए रुद्रपुर भेजा था। वो मन ही मन खुश होता हुआ बोला, परम तुम यहीं हो? तुम ठीक तो हो ना? जवाब दो मेरे भाई। अरे यार, बड़ी प्यास लगी है। क्या किसी से कहकर थोड़ा पानी पिलवा सकते हो? मेरी तो आवाज भी नहीं निकल रही। श्रीनिवास ने अपनी पुरजोर आवाज में कहा, लेकिन फिर भी उसकी आवाज ऐसी थी जैसे मक्खी की भिनभिनाहट। कुछ ही देर में उसके सिर को किसी ने सहारा दिया और उसके होंठों से एक पानी से भरा हुआ गिलास आ लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या आप सिस्टर हैं? श्रीनिवास पानी पिलाने वाले से पूछता हुआ बोला, लेकिन पानी पिलाने वाले ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके सिर को बड़े ही आराम से पकड़कर फिर उसे लिटा दिया। आपने जवाब नहीं दिया। क्या मेरा भाई परम यहीं है? क्या वो ठीक है? क्या बाकी के लोग भी ठीक हैं? ये क्या बड़बड़ा रहे हो? डॉक्टर ने तुमको बोलने से मना किया है ना? चुपचाप लेटे रहो और सोने की कोशिश करो। वार्ड बॉय वहां आता हुआ लठमार अंदाज में बोला। पर साहब, मेरा भाई परम यहीं है और उसने मुझे आवाज भी दी थी, लेकिन अब मुझे वो उत्तर नहीं दे रहा है। यहां कोई परम वरम नहीं है और तेरे सिवा कोई बचा भी नहीं है। सभी मुर्दा घर में मुर्दा बनकर लेटे हुए हैं। कहते हुए वार्ड बॉय ने उसकी ड्रिप में कोई इंजेक्शन इंजेक्ट किया और कुछ बड़बड़ाता हुआ चला गया। लेकिन उसकी बात सुनकर श्रीनिवास को गहरा सदमा लग चुका था। नहीं नहीं, ये कंपाउंडर जरूर झूठ बोल रहा है। अभी अभी परम ने मुझे आवाज दी थी। वो नहीं, वो मरा नहीं है। सोचते सोचते श्रीनिवास की पलकें भारी होने लगीं और वो कब नींद की आगोश में चला गया, उसे पता ही ना लगा। श्रीनिवास, ओ श्रीनिवास, उठो ना। देखो,
तुमने मुझे कहां बंद करवा दिया है? मुझे निकालो यहां से, मेरा यहां दम घुट रहा है। वो स्वर सुनकर श्रीनिवास फिर से जाग गया और हैरान होकर अपना जोर लगाते हुए बोला, घरम, कहां हो तुम? मैं यहां हूं मेरे भाई, जल्दी से निकालो मुझे, वरना मैं मर जाऊंगा। अंतिम वाक्य के साथ श्रीनिवास को परम के जोर से रोने की आवाज सुनाई दी तो वो तड़प उठा। उसने कई आवाजें दी, लेकिन उसकी आवाज सुनकर कोई भी वहां नहीं आया। उस वार्ड में वो अकेला ही था। आंखों की सूजन कम होने के कारण अब उसको कुछ कुछ नजर आने लगा था, लेकिन अभी भी पूरी तरह साफ नजर नहीं आ रहा था। वो उठ बैठा और इसी के साथ उसके सिर में दर्द की बड़ी लहर सी उठी, पर वो हिम्मत करके बेड से नीचे उतरा और आहिस्ता आहिस्ता सहारा लेते हुए वार्ड से बाहर निकल आया। उस बड़े और लंबे गलियारे में घुप अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उसके कानों में अभी भी परम की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। परम मेरे भाई, कहां है तू? श्रीनिवास आवाज देता हुआ आगे बढ़ता रहा। अंधेरे में आगे बढ़ना और फिर कुछ ढंग सड़े नजर न आना उसके लिए बेहद मुश्किल भरा था, पर अपने भाई का रुदन उसकी इस मुश्किल पर भारी पड़ रहा था। तभी गलियारे के छोर पर उसको एक आकृति नजर आई, जो गलियारे की दीवार का सहारा लेकर बैठी हुई थी और सिसक रही थी। परम मेरे भाई, बोलता हुआ श्रीनिवास आगे बढ़ा। श्रीनिवास धीमे धीमे कदम बढ़ाता हुआ उसकी ओर बढ़ता चला गया। वो जो कोई भी था अपना सिर घुटनों में छुपाए सिसक रहा था। श्रीनिवास उसके पास पहुंचा और उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने फटाक से अपना चेहरा ऊपर किया। उसका चेहरा ही नहीं बल्कि पूरा जिस्म खून से लथपथ था और उसका चेहरा पूरी तरह से कटा फटा हुआ था। उसकी एक आंख नीचे लटक रही थी और तो और उसकी गर्दन से तेजी से खून बहता हुआ फर्श को गीला कर रहा था। परम मेरे भाई, श्रीनिवास उसकी हालत देखकर सिहर उठा। मुझे बचा श्रीनिवास, देखो ना इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। मेरा इलाज करने के बजाय मुझे पता नहीं कहां बंद कर दिया है। मुझे अम्मा बाबू की बहुत याद आ रही है। परम श्रीनिवास का हाथ जोर से पकड़ता हुआ बोला, लेकिन क्यों मेरे भाई? इन लोगों ने तेरा इलाज क्यों नहीं किया? तेरी हालत तो बेहद ही खराब है। श्रीनिवास बौखलाता हुआ चीखा, अरे कोई है, मेरे भाई की हालत बहुत बुरी है, कोई तो इसका इलाज करो, ये मर जाएगा। परम एकाएक खड़ा हुआ और श्रीनिवास का हाथ खींचते हुए कहा, तू भी मेरे साथ चल, मैं अकेला वहां नहीं रह सकता। मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है। तू ही तो मुझे यहां लेकर आया था ना, तो अब मेरे साथ ही चल। रुक मेरे भाई, पहले तेरा इलाज जरूरी है ना। श्रीनिवास उसे रोकते हुए पुनः चीखा, अरे कोई तो बचाओ मेरे भाई को, डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, अरे कोई तो आओ, बचा लो मेरे भाई को। क्या है, क्यों चीख रहे हो? कौन हो तुम और यहां अकेले क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात में? वो दोनों हवलदार वहां आ पहुंचे और उनमें से एक बेहद गुस्से और हैरत से बोला। दूसरा उसे देखकर बोला, तू तो वही मजदूर है ना जो इकलौता बचा है? नहीं साहब, मेरा भाई परम भी जिंदा है। देखिए ना साहब, ये बुरी तरह से जख्मी है, लेकिन अस्पताल वाले इसका इलाज ही नहीं कर रहे हैं। आप कुछ कीजिए ना, वरना ये मर जाएगा। क्या पगला गया है क्या? किसकी बात कर रहा है? यहां तेरे और हमारे अलावा कौन है? हवलदार ने आश्चर्य से इधर उधर देखते हुए कहा, ये है। इतना कहकर श्रीनिवास उस तरफ मुड़ा जहां परम खड़ा हुआ था और वहां किसी को ना देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैलती चली गईं। कहां है? कौन है? लगता है दिमाग में चोट लगने से तुझे भूत प्रेत दिखाई देने लगे हैं। हवलदार व्यंग से बोला, ये कैसे हो सकता है? परम कहां चला गया? अभी तो यहीं खड़ा था। श्रीनिवास मारे हैरत की आंखें चौड़ी करता हुआ चीखा और फिर हवलदार से कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब, मेरा भाई अभी यहीं था और उसका पूरा जिस्म बुरी तरह से जख्मी था। क्या बात है? किस बात का शोर हो रहा है ये? एक डॉक्टर वहां आता हुआ बोला। हवलदार ने उसे सब बताया तो वो श्रीनिवास को गंभीरता से देखता हुआ बोला, तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं सच बोल रहा हूं, ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ है, मैं कोई सपना नहीं देख रहा था। श्रीनिवास ने बिलखते हुए कहा। डॉक्टर कुछ देर उसका चेहरा देखता रहा और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे मोर्चरी की तरफ ले जाते हुए बोला, आओ मेरे साथ। उन दोनों के पीछे पीछे हवलदार भी चल दिए। हैरानी और संशय में पड़ा हुआ श्रीनिवास डॉक्टर के पीछे चला जो रहा था। मोर्चरी में पहुंचकर डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाशों से कपड़ा हटाकर श्रीनिवास से कहा, लो पहचानो, कौन है तुम्हारा भाई? लाशों की हालत देखकर श्रीनिवास की ही नहीं बल्कि हवलदारों की रूह भी सिहर उठी।
सभी लाशें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ी हुई थीं। सभी लाशों को ध्यान से देखता हुआ श्रीनिवास को नजर आया वो वन चेहरा जो उसने कुछ देर पहले देखा था। वो उसके भाई परम की लाश थी। उस लाश को देखते ही श्रीनिवास को जोरों का झटका लगा और वो बेहोश होकर जमीन पर पड़ता अगर डॉक्टर ने उसका जिस्म थाम न लिया होता। रात के लगभग 3 बजे श्रीनिवास को होश आया चुका था और उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसकी आंखों के सामने परम और उसके माता पिता का चेहरा ही घूम रहा था। अब क्या जवाब दूंगा मैं अपने चच्चा चाची को? ये ताना जिंदगी भर मेरा पीछा करेगा कि मैं ही परम को साथ लेकर गया और ये सब हो गया। लेकिन वो क्या था? अगर परम मर चुका था तो क्या वो सच में उसका भूत था? ये सोचते ही श्रीनिवास कांप उठा और उसे बेहद ही ज्यादा डर लगने लगा। खन्नन की आवाज पूरे अस्पताल में गूंज गई। शायद कोई बर्तन गिरा था। उस आवाज से श्रीनिवास जोरों से चौंक उठा और उसके दिल की रफ्तार अपने आप तेज होती चली गई। तभी बाहर गलियारे में किसी के पदचापों की ध्वनि गूंजने लगी। शायद नर्स या डॉक्टर राउंड पर होंगे। तू बेकार ही वहम ले रहा है। जो तूने देखा वो तेरा वहम भी तो हो सकता है। अपने भाई की चिंता ने तेरे दिमाग पर बुरा असर डाला है, श्रीनिवास खुद को समझाता हुआ बोला। छू चर्र की आवाज के साथ ट्रॉमा सेंटर के उस वार्ड का दरवाजा अपने आप खुलता चला गया, जहां श्रीनिवास अकेला ही लेटा हुआ था। कौन है? श्रीनिवास हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई लेकिन कोई नजर नहीं आया। पूरे वार्ड में 0 वॉट के बल्ब की रोशनी फैली हुई थी, जो कुछ स्पष्ट दिखाने में नाकाम साबित हो रही थी। श्रीनिवास ने अपने बेड के पास लगे इमरजेंसी एंड कॉलिंग बटन को कई बार पुश करते हुए किसी को बुलाना चाहा, लेकिन काफी देर तक कोई भी नहीं आया तो वो समझ गया कि सरकारी सुविधा कितनी असमर्थ होती है। तभी उसके वार्ड में उन्हीं पदचापों की आवाज गूंजने लगी, पर स्पष्ट था कि कोई नजर नहीं आ रहा था। श्रीनिवास की सांस अटकने लगी और आज उसे यकीन हो रहा था कि वाकई में भूत प्रेत होते हैं। श्रीनिवास उस आवाज को सुनकर वो उछल पड़ा और भय से कांपने लगा। पारम, वो घिघियाता हुआ बोला। मुझे बहुत डर लग रहा है श्रीनिवास। अकेला रहना बहुत दुखदाई है। आजा, तू भी आजा। वो देख, बाकी सब भी तुझे ही देख रहे हैं, बुला रहे हैं। सबको मारकर तू अकेला कैसे रह सकता है मेरे भाई? आजा, हम सभी तुझे लेने आए हैं। वो स्वर बेहद ही अजीब और डरावना था जो श्रीनिवास के कानों में गूंज रहा था। नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा है। मुझे छोड़ दो और चले जाओ यहां से। श्रीनिवास दहशत से आतरनाद करता हुआ बराबर बटने दबाए जा रहा था। वो सोच रहा था कि कैसे भी करके कोई वहां आ जाए। तभी वहां लगा बल्ब स्पार्किंग करता हुआ बुझ गया और अब उस वार्ड में अंधेरा छा गया। बस बाहर से बेहद हल्की रोशनी खिड़की के माध्यम से आ रही थी। ये देखकर श्रीनिवास को खौफ का दौरा सा पड़ गया और उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे ही रह गई। उसको अंधेरे में कुछ लोग खड़े दिखाई दिए। वो टोटल 20 की संख्या में थे और सभी की हालत वैसी ही थी जैसी श्रीनिवास मुर्दा घर में देख कर आया था। सभी के जिस्मों से खून बह रहा था और सभी की आंखें अजीब अंदाज में चमक रही थीं। सबसे आगे खड़ा था परम, जो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। तुझे भी हमें अकेला छोड़कर तू अकेला जिंदा नहीं रह सकता। हमारे साथ चलना ही होगा। परम के मुख से बड़ी ही डरावनी आवाज निकली और इसी के साथ श्रीनिवास के हलक से हृदय विदारक चीख निकलकर पूरे हॉस्पिटल में गूंज उठी। दोनों हवलदार और डॉक्टर नर्स वहां तेजी से दौड़ते हुए आए और जैसे ही उन्होंने वार्ड में कदम रखा, सभी मारे हैरानी और दहशत के जड़ हो गए। श्रीनिवास का पूरा जिस्म उसी तरह क्षत विक्षत अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ था जिस तरह अन्य मजदूरों का जिस्म। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।